वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स BSR। और आज हम यहाँ पे एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस इक्वेशन जो वर्ड है एक्चुअली में क्या है कि कुछ लोगों को कभी कभी कुछ डाउट्स होते हैं। मैं अभी देख रहा था एक जगह, तो वहां पे कुछ मुझे लगा कि कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है इंसान के साथ, तो तुम्हें वो प्रॉब्लम को दूर करना पड़ेगा। एक्चुअल में जो इक्वेशन वर्ड है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, इक्वेशन जो वर्ड है उसका मतलब है इक्वलिटी, बस, और इसमें कुछ नहीं है। यानी इक्वलिटी ही इक्वेशन है। तो जब हम किसी स्टेटमेंट को इक्वलिटी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम इक्वेशन का नाम देते हैं। यानी जहां इक्वलिटी आ गई वो इक्वेशन, उसमें कोई दिमाग मत लगाओ। तो इक्वेशन का मतलब इक्वलिटी, यानी जब दो चीजें इक्वलिटी से कनेक्टेड होती हैं तो वही इक्वेशन है। उसमें कोई चीज काउंट नहीं होती, x 1/x 2/x 3/x y z कुछ नहीं, केवल मेन चीज है इक्वल। जहां इक्वल का वर्ड आ गया समझ लो इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है? एक इक्वलिटी की कनेक्शन है, इक्वलिटी का स्टेटमेंट है। इक्वलिटी के स्टेटमेंट को हम इक्वेशन बोलते हैं। और इक्वेशन जो जनरली हमने पढ़ी है वो सबसे पहले बचपन में हमने पढ़ी होगी एक लीनियर इक्वेशन, जैसे 2x + 5 = 0। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ये इसलिए है क्योंकि जो वेरिएबल है इसमें इन्वॉल्व सिस्टम में, जो ये स्टेटमेंट है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है, यानी इसकी डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसके बाद आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे 2x² + 5x + 6। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो 2 है। तो जहां हमारे पास इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है तो वो तो डिनोट होता है इक्वल से, यानी इक्वल वाली ही सब इक्वेशंस होती है। जहां इक्वल वर्ड आ जाएगा वही इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन उसके अंदर जब डिग्री की बात करते हैं हम तो क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, ये सब वैरायटीज बन जाती है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसकी वेरिएबल की एक्सपोनेंट हाईएस्ट 1 होगी। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होगी। अब इसके बाद में फिर आती है हमारे पास वेरिएबल के बाद फिर जो लीनियर इक्वेशन है उसकी कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। अब हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो भी लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। अब अगर मैं यहां 5 के साथ x के साथ एक वेरिएबल और जोड़ दूं y, तो अब ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्योंकि अब इसमें हमने 2 वेरिएबल ले लिए, क्योंकि 2 तो फिक्स है, 5 फिक्स है, पर x और y फिक्स नहीं है। x एंड y डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, कि ये किस कंडीशन पे हमने इक्वेशन रखी है, ये उस कंडीशन पे डिपेंड करते हैं x और y। परंतु अब इसको हम, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए और इनकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है, इसलिए इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल भी होती है। अगर इसके साथ मैं एक वेरिएबल और लगा दूं प्लस या माइनस में, तो ये बन जाती है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अब सबसे पहले हमारे पास आती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये तुमने सबसे फर्स्ट टाइम 9th क्लास में पढ़ी है। और 9th क्लास में तुम्हें पता होगा कि एक ऐसी इक्वेशन which can be expressed in the form ax + by + c = 0। एक ऐसी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कहलाती है, where x and y are variables। ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरिएबल्स वर्ड का मतलब वेरी, ये चेंज हो जाएंगे कंडीशन के हिसाब से। कभी तो x की वैल्यू कुछ होगी, कभी y की वैल्यू कुछ होगी, यानी ये वैल्यू फिक्स नहीं है। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। a is the coefficient of x, b is the coefficient of
y and a b c are all real numbers. a b c belongs to, ये साइन होता है belongs का, belongs to real numbers. ये सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, बट इसमें एक कंडीशन हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि a एंड b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. a और b को हम 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 भी एक रियल नंबर है. क्योंकि अगर हमने a को 0 रखा तो ये इक्वेशन हो जाएगी 0x प्लस dy प्लस c इक्वल 0 और 0 इंटू एक्स 0, यानी ये हो जाएगी by प्लस c इक्वल 0, यानी एक वेरिएबल रह गया. और अगर हमने b को 0 करा तो ax प्लस 0y प्लस c इक्वल 0, यानी ax प्लस c इक्वल 0, वन वेरिएबल रह गया. और अगर हमने दोनों 0 करे तो 0x प्लस 0y प्लस c इक्वल 0, तो ये तो c बराबर 0 कांस्टेंट टर्म बची. तो इसका मतलब हम कोफिशिएंट्स में a और b की वैल्यू 0 नहीं होगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में. अब ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन. इसके साथ में हमने एक चीज और पढ़ी होगी क्लास 9th में. वो चीज थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन. और ये पूरा चैप्टर की थीम भी सॉल्यूशन है और यही सेम थीम हमारी क्लास 9th में भी थी, यानी कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं. तो सपोज मैं एक इक्वेशन लेता हूं 2x प्लस 5 इक्वल 0. तो एक x की ऐसी वैल्यू होगी जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. फॉर एग्जाम्पल मैं x की जगह लगा दूं 5/2 माइनस 5/2. तो जब हम x की जगह माइनस 5/2 लगाते हैं तो ये आंसर आता है माइनस 5 प्लस 5 यानी 0 इक्वल 0. मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 5/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. अब क्या कोई और x की ऐसी वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करे? नहीं, नो. ए लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है. केवल x की एक यूनिक वैल्यू ऐसी हो सकती है जो इस कंडीशन को वेरीफाई करेगी. अब बात आती है टू वेरिएबल्स की. सपोज 2x प्लस 2x माइनस वाई इक्वल 10. यह है एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो हमने क्लास 9th में पढ़ी है. अब इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो x की और साथ में अब y भी वेरिएबल है. अब हमें दोनों पे एक साथ काम करना पड़ेगा. अब हमें x और y की एक ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जिसको इसमें पुट करने पे LHS इक्वल RHS आ जाए. तो मीन्स x इक्वल टू अगर मैं 5 रखूं और y इक्वल टू 0 रखूं तो देखते क्या होता है. 2 इंटू 5 माइनस 0, 2 5 10 माइनस 0 यानी 10 इक्वल 10. मीन्स x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. क्या कोई और वैल्यू भी ऐसी हो सकती है x और y की जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? सोचते हैं. तो सोच लिया, तुमने भी सोच लिया होगा. x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस 10. अब अगर ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 इंटू 0 माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू 10. तो 0 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 10 मीन्स 10 इज इक्वल टू 10. इसका मतलब ये भी एक इसका सॉल्यूशन है और ये भी इस कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है. तो इसका मतलब अब ऐसी और भी वैल्यूज हो सकती हैं x और y की जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. एक दो नहीं, हजारों वैल्यू ऐसी हो सकती है जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फॉलो करेगी, इस इक्वेशन को फॉलो करेगी. अगर वो वैल्यूज तुम x और y की जगह पुट करोगे तो हमेशा तुम्हारा LHS इज इक्वल टू
RHS आ जाएगा। अब लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी तुम ये सोचो कि यार सर तो इतने बड़े हैं, इतने विद्वान हैं, इन्होंने तो ये वैल्यू सोच ली, मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूं। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सोचना नहीं होता है, ये करना होता है। ये सॉल्यूशन निकालने की स्टाइल होती है और वो स्टाइल से ही ये सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। मैं भी वो स्टाइल फॉलो करता हूं, तुम भी करो। इसमें क्या होता है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन सॉल्व करनी आती है उसके लिए पहले तो तुम एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखना आज के बाद, कि अगर मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे दूं x + 5 = 0, तो तुम इसका सॉल्यूशन सोच लोगे, निकाल लोगे, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है और इसके लिए ये कंडीशन सफिशिएंट है, इससे x की वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे दूं x + y = 10, तो अब तुम एक x और y की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए एक कंडीशन तुम्हें और चाहिए x और y में ही। अगर वो तुम्हारे पास मैं दे दूं कि x - y = सपोज 5, अब तुम सोच सकते हो x और y की एक यूनिक वैल्यू, क्योंकि दो वेरिएबल को एक साथ सॉल्व करने के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। और अगर मैं तुम्हें तीन वेरिएबल में एक इक्वेशन दे दूं x + y + z = 10 और x - y + z = 5 और x + y - z = 6, तो अब तुम यहां से x y z की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं केवल एक इक्वेशन दूंगा तो तुम x y z एक साथ नहीं सोच सकते। फिर x y z की इनफाइनाइट वैल्यू ऐसी होंगी जो इस कंडीशन को फॉलो कर देंगी। यानी हमें फिर क्या सोचना है कि तीन ऐसे नंबर जिनका सम 10 होता है, तो ऐसे तो तीन नंबर बहुत सारे हो सकते हैं रियल नंबर जिनका सम 10 होता है, तो फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पे जाने के लिए तीन कंडीशंस चाहिए। यहां पे भी हमारे पास x और y की ऐसी हजारों वैल्यू हो सकती है जिनका सम 10 है, पर हमें एक यूनिक वैल्यू पे जाने के लिए दो कंडीशन चाहिए, पर यहां पे एक कंडीशन सफिशिएंट है। तो आज के बाद ध्यान रखना, एक वेरिएबल के लिए एक कंडीशन, दो वेरिएबल के लिए दो कंडीशन, तीन वेरिएबल के लिए तीन कंडीशन चाहिए होती है, तभी हम ये सॉल्यूशंस यूनिक निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम एक जर्नल कमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज बता सकते हैं, बट एक यूनिक वैल्यू नहीं बता सकते। तो इसका मतलब सॉल्यूशन जो निकाले जाते हैं, अब क्योंकि हमारे पास एक ही इक्वेशन दी हुई है और एक ही इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालने हैं, तो वो तो हजारों निकलेंगे, पर वो हजारों निकालने के लिए भी हमें जो सॉल्व करना है वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को ही सॉल्व करना है, क्योंकि एक कंडीशन पे एक ही इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, वो भी एक वेरिएबल। तो इसका मतलब अगर तुम्हें ये इक्वेशन दे दी जाए, अब तुमसे कहा जाए इसके सॉल्यूशन निकालो, तो पहले तुम इस इक्वेशन को वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लोगे, और वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए तुम पहले एक वेरिएबल को हटाओगे, और इसको हटाने के लिए इसकी वैल्यू कुछ भी रिप्लेस कर दो। जैसे लेट x = 5, अब तुमने x की जगह 5 रिप्लेस कर दिया, तो जैसे ही तुम x की जगह 5 रिप्लेस करोगे, अब ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सॉल्व करके तुम्हें एक y की वैल्यू यूनिक मिल जाएगी, क्योंकि यहां से एक y की यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, y - 5 = 0, y = 5। तो इसका मतलब हमारा ये एक सॉल्यूशन बन गया, x = 5, y = 5। लेकिन अब अगर तुम चाहो तो और भी निकाल सकते हो, यहाँ 5 की जगह कुछ और पुट करो या y की जगह कुछ और पुट करो, तो तुम देखोगे एक वेरिएबल पहले तुम्हें हटाना पड़ेगा, और उसको हटा के फिर जो वन वेरिएबल बचेगा उसको तुम सॉल्व करके दूसरा वाला फाइंड कर लोगे। तो इस तरह से तुम ये सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, और ये 9th क्लास में तुमने निकाले होंगे। अब आती है बात 10th क्लास की। तो 10th क्लास में जो हमारा चैप्टर है उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज है, और वो चेंज है कि अब इस चैप्टर में ऐड हो गया पेयर। 9th में था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर का मतलब होता है दो, यानी कि दो लीनियर इक्वेशन का सेम वेरिएबल की एक ग्रुप, यानी वेरिएबल सेम होगा पर दो डिफरेंट कंडीशंस तुम्हें मिलेंगी, दो डिफरेंट इक्वेशंस तुम्हें मिलेंगी। उन दोनों डिफरेंट इक्वेशंस को एक साथ जब हम पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कंडीशन बस मस्ट ये है कि दोनों इक्वेशन के वेरिएबल सेम होने चाहिए, तभी वो कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax + by + c = 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन
सेम दूसरी भी इन्हीं वेरिएबल्स में लिखनी पड़ेगी। वेरिएबल x और y ही रहेंगे, ये कंपलसरी है। तो अब मैं x और y में एक इक्वेशन और लिखना चाहता हूं, लेकिन सीधी सी बात है, जब इक्वेशन चेंज होगी तो अब कोफिशिएंट तो एक ही जगह b या c तो ले नहीं सकते, वो तो यहाँ यूज कर लिए, तो कुछ चेंज करना पड़ेगा इनमें। तो मैं पहली वाली में 1 लगा देता हूं इंडिकेशन के लिए, और दूसरी वाली में मैं 2 लगा देता हूं। तो ये बन जाता है, इसको बोलते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यही है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। शॉर्ट में से कभी कभी हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी बोल देते हैं। जब भी आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन वर्ड यूज करेंगे तो इसका मतलब हम पेयर की बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। और कंडीशन इसमें यही होगी कि वेरिएबल दोनों में सेम रहना चाहिए, केवल कोएफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे। और उसमें भी ध्यान रखना, ये a1, b1, a2, b2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होने चाहिए। और ये abc आर कांस्टेंट। और इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि कई बार से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमको इस तरह से बताई गई है 9th क्लास में। ये सिस्टम हम कभी कभी ऐसे भी मिलता है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो तुम्हें इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कभी तुम सोचो कि अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे। इसको एज इट इज यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। तो मैं फॉर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं है कि तुम इसी को अपने दिमाग में फोकस रखोगे, ये भी सही है। पर हाँ, अगर तुम्हें इक्वेशन ऐसे मिल जाती है पेयर, अगर तुम्हें पेयर इस फॉर्म में मिलता है कि एक में तो कांस्टेंट टर्म इक्वल में आ रही है और एक में इक्वल में 0 आ रहा है, तब तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। अब या तो तुम इसको चेंज करो या तुम इसको चेंज करो। अगर इसको इधर लाओगे तब ये सही हो गया, या तो दोनों ऐसे होने चाहिए, या तो दोनों ऐसे होने चाहिए, या फिर दोनों ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें जो है सिस्टम को देखना है कि वो दोनों इक्वेशन एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वो कांस्टेंट टर्म दोनों में बराबर में हो या दोनों की कांस्टेंट टर्म एक तरफ हो, इक्वल में 0 हो। अब मेन है कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। मेन चीज आई कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। तो भैया इस चैप्टर का हीरो भी सॉल्यूशन है। जैसे कि 9th क्लास में हमारा जो चैप्टर था उसका हीरो सॉल्यूशन था, ऐसे ही इस चैप्टर में भी हीरो सॉल्यूशन है। यानी हमें सॉल्यूशन पे ही काम करना है। लेकिन यहां पे जो सॉल्यूशन है और जो 9th क्लास का सॉल्यूशन था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि यहां जो हमारा पेयर है वो ऐसा है, यानी कि हमारा जो पेयर है वो थोड़ा सा अब चेंज है। अब हमारे पास एक इक्वेशन नहीं है, हमारे पास 2 इक्वेशन है। तो हमें जो सॉल्यूशन पे वर्क करना है वो दोनों इक्वेशन पे एक साथ करना है। अब हमें ये पता है कि अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, पहली इक्वेशन की, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। जैसे x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 8 एंड सो ऑन। A linear equation has infinite many solutions. So इसके हजारों सॉल्यूशंस ऐसे हो सकते हैं जो इस कंडीशन को वेरीफाई करेंगे। यानी x की और y की वैल्यू इसमें पुट कर लोगे ये वाली, तो LHS इज इक्वल टू RHS। और इस वाले केस में भी ऐसा हो सकता है कि इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 0, जब हमने x को 0 कर दिया तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 4 पुट करते हैं तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाती है। यानी x की जगह 0 और y की जगह 4, तो तुम देखोगे 0 बराबर 0 आ जाएगा। ऐसे ही और भी तुम वैल्यूज रख सकते हो, जैसे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू, अगर 1 लगोगे और -4 के लिए तो y की वैल्यू -5 रखनी पड़ेगी, 5। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5।
x की जगह 1 लगाया, y की जगह 5 लगाया, तो तुम देखोगे प्लस प्लस के ऐड हो जाएंगे, 5 माइनस 5 और ये आ जाएगा 0 इक्वल 0। तो इस इक्वेशन के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पर हमें जो है वर्क करना है वो इस पेयर पे वर्क करना है, एक पर्टिकुलर इक्वेशन पे वर्क नहीं करना। तो हमें इनमें से एक ऐसा पेयर ढूंढना है x और y का, एक ऐसी वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगी, और उसी को हम बोलेंगे इस सिस्टम का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम जो होता है, या सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्या होता है? तो ये होता है ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x and y which satisfy the given pair of linear equation in two variables। यानी x और y की ऐसी वैल्यूज जो उस पेयर को सेटिस्फाई करेगी, सेटिस्फाई द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। यानी हमें एक ऐसा आंसर ढूंढना पड़ेगा x y का जो इसका भी सॉल्यूशन हो और इसका भी सॉल्यूशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन पे अगर हम जाते हैं तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर हम 3 लगाएं और y की वैल्यू 7 लगाएं तो शायद हमारा काम हो जाए। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। देखो इसको, देखो x बराबर 3, y बराबर 7। इसको देखो पहली इक्वेशन को, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल 0। x की जगह 3, y की जगह 7, तो 10 माइनस 10 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। वेरीफाई हो गया। दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ, x की जगह 3, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल 0। x की जगह 3, y की जगह 7, तो प्लस प्लस के ऐड हो जाएंगे, 7 माइनस 7 यानी कि 0 बराबर 0। तो इसका मतलब ये एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसने इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर दिया, यानी दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई किया। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन इस पेयर का सॉल्यूशन है। लेकिन कभी कभी इसमें गेम फंसता है। गेम क्या फंसता है? गेम फंसता है ऐसे, 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल 0 और 4x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल 0। अब मैंने तुम्हें एक पेयर दिया है यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस का, ये दो लीनियर इक्वेशन दिया मैंने जो अलग अलग है। देख रहे हो, ये तो भले सेम लग रहा है बट ये डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब ये एक ऐसा पेयर है लीनियर इक्वेशन का जिसका तुम्हें अगर मैं कहूं कि तुम इसका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करो, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसी x और y की वैल्यू बताओ जो दोनों को वेरीफाई करे, तो शायद तुम नहीं बता पाओगे। इसे ट्राई करके देखोगे तो कोई भी x और y की ऐसी वैल्यू नहीं मिलेंगी जो इस इक्वेशन को वेरीफाई दोनों को एक साथ करें। इसको तो कर सकती है अलग, इसको भी अलग कर सकती है, पर दोनों की एक कॉमन वैल्यू ढूंढ रहे हैं हम, तो वो शायद तुम नहीं ढूंढ पाओगे। तो यहीं से हमारे साथ प्रॉब्लम शुरू होती है और इसी वजह से चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा लंबा चैप्टर है। और ये प्रॉब्लम की वजह से हमने इस पेयर को 3 पार्ट में ब्रेक कर रखा है। ये पेयर हमारा 3 पार्ट में ब्रेक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सपोज ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, मैं ले लेता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन ये पेयर 2 तरीके का होता है, कंसिस्टेंट
और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसको हम कंसिस्टेंट पेयर भी हो सकता है ये, और ये इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ये जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड है, ये हमने जो बनाया है वर्ड, ये बनाया ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। मींस अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब सिस्टम हैव ए कॉमन सॉल्यूशन। सिस्टम अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब सिस्टम हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। तो जो मैंने बाद में लिखा था वो इनकंसिस्टेंट था, और जो पहले लिखा था वो कंसिस्टेंट था, क्योंकि उसका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड हो गया था और इसका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड नहीं हुआ था। तो इसका मतलब सिस्टम दो तरीके का होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंसिस्टेंट में भी दो ऑप्शन बन जाते हैं। या तो सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन निकलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी तुम्हें बताया था x + y - 10 = 0 और x - y + 4 = 0। तो इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिला था, जो इसका भी कॉमन सॉल्यूशन था, इसका भी, दोनों का सॉल्यूशन था, यानी कॉमन सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया था। लेकिन वो केवल एक था। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि मैं तुम्हें एक पेयर दे दूंगा x + y - 10 = 0 और 2x + 2y - 20 = 0। तो ये एक ऐसा पेयर है जिसमें तुम देखोगे कि कॉमन सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे, यानी बहुत सारी हजारों वैल्यू x और y की ऐसी होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके बेस पे हमने कंसिस्टेंट की दो वैरायटी बना ली। सिस्टम हैव ए यूनिक सॉल्यूशन और सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब तो होता ही है नो सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन। एक बार याद रखना, यहां हम वैसे खाली सॉल्यूशन वर्ड यूज कर रहे हैं, पर अंडरस्टूड है कि सबके आगे तुम कॉमन वर्ड यूज करोगे, यानी सिस्टम हैव ए यूनिक कॉमन सॉल्यूशन, सिस्टम हैव इनफाइनाइट मैनी कॉमन सॉल्यूशन, सिस्टम हैव नो कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन वर्ड कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन सोचना हमेशा कॉमन के साथ ही है। तो इसका पता लगाने के लिए कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट में यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है, इसका पता लगाने के लिए हम एक 9th क्लास का मेथड यूज करते हैं, ग्राफिकल मेथड। और हमें जो पेयर दिया होता है जिसका हमें पता लगाना होता है, हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हमारे पास दो इक्वेशन मिलेंगी, दोनों का ग्राफ एक ही पेपर पे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करना तुम लोगों को आता होगा। जैसे एक इक्वेशन मैंने अभी ये जो पकड़ रखी है, मैं इसी को पकड़ के रखता हूं, और अगर ये हमारे पास एक पेयर है तो हम इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे पहले अलग अलग, ग्राफिकल के लिए सॉल्यूशन। वैसे तो दो सॉल्यूशन से काम चल जाता है और ये सॉल्यूशन तुमने 9th क्लास में निकाले होंगे, लेकिन अगर तुम्हें क्रॉस चेक करना है तो 3 निकालने चाहिए, और अगर तुम्हें अपने पे भरोसा है कैलकुलेशन पे, प्लॉटिंग पे, तो 2 से भी काम चल जाता है। तो यहाँ तुम x और y की वैल्यूज पुट करके सॉल्यूशन निकाल दो। जैसे x की जगह मैंने सपोज 5 पुट करा तो y की भी 5 आ गई, x की जगह से मैंने 4 पुट करी तो y की 6 आ गई। तो ये तो पहली इक्वेशन का हो गया। फिर मैंने दूसरी इक्वेशन का निकाला तो x की जगह जैसे मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू -4 आ गई, 0 4 0 4। और x की जगह जैसे मैंने 2 पुट किया तो 2 और 4 6, तो यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने सॉल्यूशन निकाल लिए। अब जब मैं इनको एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूंगा सारे सॉल्यूशंस को, तो जब एक ग्राफ पेपर पे ये पुट करेंगे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, x 5 y 5, तो x को पहले गिनते हैं, 5 ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, और फिर y है 5, तो ऊपर की तरफ चलेंगे, प्लस के लिए ऊपर, माइनस के लिए नीचे, यहीं से काउंटिंग शुरू कर दो, 1 2 3 4 5। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन आ गया, ये हो गया 5 5। फिर 4 6, 4 ये था और 6 के लिए ऊपर चलो, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया 4 6। फाइनली इन दोनों को जब मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, और वो लाइन पे सारे पॉइंट्स उसके सॉल्यूशंस लाइज करते हैं। दूसरी 0 4, x 0 है यही रहेंगे, y 4 नीचे ऊपर आएंगे, 1 2 3 4, 0 4
2 6 1 2 और 6 के लिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाएंगे इसके सामने। और जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ऑफ फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा दोनों लाइन का ग्राफ एक ही पेपर पे हमें बनाना है। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास 3 केस बनते हैं। पहला केस यही वाला है जो मैंने अभी दिखाया, एक इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर बन जाएगा, यानी दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफ जो बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनेगा। मैं लिख देता हूं ग्राफ की जो शेप आएगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की आएगी। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ बनता है तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट पे जो x और y की वैल्यू होती है वही हमारा यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम का होता है। दूसरा केस, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि जो ग्राफ बनेगा वो पहली लाइन के 2 पॉइंट से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये पहली इक्वेशन का ग्राफ हो गया L1। पहली इक्वेशन के ग्राफ को मैं L1 मान लेता हूं, दूसरी इक्वेशन के ग्राफ को L2। तो ये मान लो L1, ये मान लो L2। तो जब हम पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट प्लॉट करेंगे एक ग्राफ बन जाएगी स्ट्रेट लाइन L1। ये पहली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर हम दूसरी ये मिटा देता हूं मैं। फिर हम दूसरी इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि वो दोनों भी इसी के ऊपर सेट हो जाएंगे, यानी दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन एक ही लाइन पे आ गए, यानी कि दोनों लाइनों की एक लाइन है। इसको इस तरह से कर सकते हैं हम, इस तरह से ये एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड यानी कि मैथमेटिकली एक वर्ड होता है कोइंसाइड, जब 2 चीजें एक ही जगह पे लाइज करती है। तो इन्हें बोलते हम ग्राफ जो बनता है, इस ग्राफ का नाम देते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस। अगर ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस का बनता है तो इसका मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। उसके बाद अगर हम एक केस और बनता है कि अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं तो जैसे पहली लाइन हमने ड्रॉ कर ली L1 2 सॉल्यूशन से, फिर हमने दूसरी लाइन के जब 2 पॉइंट प्लॉट किए तो वो भी ऐसे प्लॉट हो जाएंगे और लाइन पैरेलल बनेगी। दोनों लाइन जब एक ही ग्राफ पे हम ड्रॉ करेंगे 2 स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएंगी और वो दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होंगे, यानी ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल लाइंस का बनेगा, पैरेलल लाइंस। तो अब हम समझ जाएंगे कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, क्योंकि जब तक हमें कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलता है जब तक वो दोनों लाइन एक जगह मिलेगा। अब जैसे यहाँ तो एक पॉइंट मिल रही है तो एक सॉल्यूशन कॉमन, यहाँ पे हर पॉइंट पे मिल रही है तो हर पॉइंट कॉमन सॉल्यूशन, यहाँ पे मिल ही नहीं रही है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब नो कॉमन सॉल्यूशन। अब इसके बाद तुम इस चीज को घर पे वेरीफाई करके देख सकते हो। और ये एक्सरसाइज तुम्हारी 3.2 में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ग्राफिकली तुम्हें सॉल्व करना है। शायद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन है शायद, और इस चौथे क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स दे रखे हैं। तो वहां तुम्हें पेयर्स मिलेंगे, उन पेयर्स के तुम ऐसे ग्राफ बना के 9th क्लास की तरीके से, बस ये कि एक साथ तुम्हें 2 इक्वेशंस सॉल्व करनी है ग्राफिकली, और ग्राफ पेपर एक ही यूज करना है, सिंगल। और सिंगल ग्राफ पेपर में वो ग्राफ बना के देखोगे तो इनमें से ही कोई शेप बनेगी, उससे तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि तुम्हारा सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। और इसको लर्न कर लोगे कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट लाइन है तो भी कंसिस्टेंट है, पैरेलल लाइन है तो इनकंसिस्टेंट है। तो आज तुम ये काम ग्राफिकली करोगे और कल को फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट नई वीडियो दूंगा और उससे फिर इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।